हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर निशा बंसल, सहायक आचार्य EAFM राजकीय महाविद्यालय सुमेरपुर से। आज की वीडियो में हम बात करते हैं बीकॉम द्वितीय वर्ष के लिए प्रश्न पत्र प्रथम मुद्रा एवं बैंकिंग प्रणाली। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मुद्रा की अवधारणा। पिछले वीडियो में हमने बात की थी मुद्रा के अर्थ और परिभाषा के बारे में। मुद्रा की परिभाषा में वर्णनात्मक या कार्यात्मक परिभाषा, डिस्क्रिप्टिव और फंक्शनल डेफिनेशंस हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। आज हम बात करेंगे मुद्रा की वैधानिक परिभाषा, लीगल डेफिनेशन, सामान्य स्वीकृति पर आधारित परिभाषा, डेफिनेशंस बेस्ड ऑन जनरल एक्सेप्टेबिलिटी और उचित परिभाषा के बारे में। साथ ही मुद्रा और निकट मुद्रा क्या होती है, इस बारे में भी हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं। तो आइए मुद्रा की वैधानिक परिभाषा से स्टार्ट करते हैं। मुद्रा की वैधानिक परिभाषा के बारे में प्रोफेसर नैप और प्रोफेसर हॉट्रे ने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। तो आइए सबसे पहले हम इनके विचारों को देखते हैं, इन्होंने अपने क्या विचार प्रस्तुत किए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं प्रोफेसर नैप के विचार। तो प्रोफेसर नैप के अनुसार कोई भी वस्तु जो राज्य के द्वारा मुद्रा घोषित कर दी जाती है, मुद्रा हो जाती है। तो इस प्रकार से प्रोफेसर नैप ने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं कि ऐसी कोई भी वस्तु जिसे राज्य मुद्रा घोषित कर दे, राज्य मुद्रा के रूप में अपना ले, तो वो वस्तु मुद्रा कहलाती है। हॉट्रे के अनुसार देखिए आप, प्रोफेसर क्या कहते हैं, मुद्रा के दो पहलू होते हैं। प्रथम, यह हिसाब की इकाई है तथा द्वितीय, यह विधिग्राह्य होती है। तो इस प्रकार से प्रोफेसर हॉट्रे ने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं कि एक तो मुद्रा वही हो सकती है जो हिसाब की इकाई के रूप में कार्य ली जाए, और दूसरी ये इसमें विधिग्राह्यता, लीगल जो होता है फॉर्मेशन, उसका गुण होना आवश्यक है। तो इस प्रकार से वैधानिक परिभाषाएं मुद्रा को राज्य द्वारा वैधानिक रूप से अपनाने पर बल देती है। ये बताते हैं कि वही वस्तु मुद्रा कहलाती है जिसे सरकार मुद्रा के रूप में घोषित करे, अन्य कोई वस्तु मुद्रा नहीं कहलाएगी। यदि वो सरकार द्वारा मुद्रा घोषित नहीं है तो हम उसे मुद्रा नहीं कह सकते। तो इस प्रकार से यदि हम बात करें तो वैधानिक परिभाषा वर्तमान युग में ज़्यादा व्यावहारिक है, क्योंकि प्रत्येक देश द्वारा जनरली एक वस्तु को मुद्रा घोषित कर दिया जाता है और उसी के आधार पर देश में लेन देन किया जाता है, उसे ही प्रत्येक देश में उस देश में स्वीकार करना अनिवार्य होता है। तो इस प्रकार से वैधानिक परिभाषाएं उसमें सरकारी स्वीकृति का गुण होना आवश्यक मानती है, तभी वस्तु मुद्रा कहला सकती है। तो ये हमने देखा वैधानिक आधार पर कोई भी वस्तु मुद्रा कब बन सकती है या कब कहलाएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं सामान्य स्वीकृति पर आधारित परिभाषा, डेफिनेशंस बेस्ड ऑन जनरल एक्सेप्टेबिलिटी। सामान्य स्वीकृति पर क्या परिभाषा दी है, इसमें प्रोफेसर R.P. केंट ने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं और रॉबर्टसन ने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। तो पहले इनके विचारों को पढ़ते हैं, फिर इसमें डिटेल बात करते हैं हम। सबसे पहले हम बात करते हैं R.P. केंट के शब्दों में। मुद्रा कोई भी वह वस्तु हो सकती है जो सामान्यतः विनिमय के माध्यम एवं मूल्य मापन के रूप में समाज में स्वीकार की जाती है। यानी कि जब ऐसी वस्तु को समाज की स्वीकृति मिल जाए, समाज उसे विनिमय के लिए, लेन देन के लिए, लेने के लिए स्वीकृति प्रदान कर दे, तो वो वस्तु मुद्रा कहलाने के योग्य होगी। ये विचार R.P. केंट ने अपने प्रस्तुत किए हैं मुद्रा के बारे में। नेक्स्ट हम देखते हैं रॉबर्टसन के अनुसार, मुद्रा वह वस्तु है जिसे विस्तृत क्षेत्र में दायित्वों के भुगतान के रूप में स्वीकार किया गया है। यानी कि इसमें प्रोफेसर रॉबर्टसन अपना जो बताते हैं व्यू, उसके अनुसार एक विस्तृत क्षेत्र में दायित्वों के भुगतान के लिए जिस वस्तु को स्वीकार किया जाता है वही वस्तु मुद्रा कहलाती है। तो इन परिभाषाओं को यदि हम सामान्य रूप से समझें, इनका एनालिसिस करें, विश्लेषण करें, तो मुद्रा वह वस्तु है जो वस्तुओं के मूल्य चुकाने में, ऋणों का भुगतान करने में या अन्य किसी भी प्रकार के लेन देन में या सौदों को निपटाने के लिए और मूल्य मापन के रूप में समाज द्वारा सामान्य रूप से स्वीकार की जाती हो, तो ऐसी कोई भी वस्तु मुद्रा कहलाएगी। इस प्रकार से हम देखते हैं मुद्रा में सामान्य स्वीकृति का गुण होना आवश्यक है।
यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि इन विचारों में यदि कोई वस्तु सरकार द्वारा तो मुद्रा घोषित कर दी जाती है, लेकिन उसमें यदि सामान्य स्वीकृति का गुण उपलब्ध नहीं हो तो वो मुद्रा का कार्य ठीक प्रकार से नहीं कर सकेगी। तो इस प्रकार से मुद्रा के रूप में कार्य करने के लिए उस वस्तु में, उस मुद्रा में सर्वमान्यता का गुण होना आवश्यक है। सर्वमान्यता के गुण से क्या तात्पर्य हुआ? समाज द्वारा उसे स्वीकार किया जाना आवश्यक है। जब समाज उसे मुद्रा के रूप में, लेन देन के लिए, विनिमय के साधन के रूप में स्वीकार करेगा, तभी उस वस्तु को मुद्रा माना जा सकता है। तो ये बात कहते हैं सामान्य स्वीकृति के आधार पर। इसके बाद हम देखते हैं सामान्य उचित परिभाषा के आधार पर क्या कहा जा सकता है मुद्रा के लिए। उचित परिभाषा की जहाँ तक हम बात करें तो क्राउथर ने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं इसमें। तो क्राउथर के अनुसार मुद्रा कोई भी वह वस्तु है जो सामान्यतः विनिमय के माध्यम के रूप में स्वीकार की जाती हो और उसके साथ वह मूल्य के मापक तथा उसे संचय करने का कार्य भी करती हो। तो इस प्रकार से क्राउथर कहते हैं कि कोई भी ऐसी वस्तु जो सामान्य रूप से विनिमय के लिए काम में ली जाए और मूल्य का मापन करे, मूल्य संचय का काम करे, तो इस प्रकार से इन गुणों से युक्त वस्तु मुद्रा कहलाने योग्य होती है। तो इस प्रकार से हम उचित परिभाषा एक मुद्रा की देखें तो देखिए आप, इस प्रकार मुद्रा वह वस्तु है जो विनिमय का माध्यम तथा मूल्य मापन का कार्य करते हुए सरकार द्वारा मुद्रा के रूप में घोषित हो तथा जनता द्वारा मुद्रा के रूप में निसंकोच स्वीकार की जाती है। तो इस प्रकार से सामान्य परिभाषा हम मुद्रा की ये दे सकते हैं कि ऐसी कोई भी वस्तु जो समाज में विनिमय के माध्यम के रूप में काम में ली जाती है, जिसमें सामान्य स्वीकृति का गुण हो, जो मूल्य मापन का कार्य करे, सरकार द्वारा जिसे मुद्रा घोषित कर दिया गया हो, जनता भी उसे स्वीकार कर ले आराम से, जनता द्वारा उसे स्वीकार करने में किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं हो, किसी प्रकार का कोई हेजिटेशन नहीं हो, तो इस प्रकार से जो वस्तु होगी वो मुद्रा कहलाने योग्य है। तो ये सामान्य परिभाषा हमने मुद्रा की देखी है कि मुद्रा में कौन से गुणों का होना आवश्यक है। आगे हम देखते हैं इसमें ये जो हमने परिभाषाएं देखी है विभिन्न प्रकार से, जिसमें हमने कार्यात्मक परिभाषा देख ली है मुद्रा की, सामान्य स्वीकृति पर आधारित और वैधानिक परिभाषाएं जो हमने देखी है, इन सभी के आधार पर हम देख सकते हैं कि मुद्रा में कौन कौन से गुणों का होना आवश्यक है। तो उसमें आप देखिए सबसे पहले मुद्रा में सर्वमान्यता का गुण होना आवश्यक है, अर्थात विनिमय के रूप में मुद्रा की स्वतंत्र स्वीकृति होनी चाहिए। यानी कि सबसे पहला गुण होना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति उसे स्वतंत्रतापूर्वक विनिमय के लिए स्वीकार कर ले और समाज में उसे आसानी से स्वीकृति का गुण प्राप्त हो, समाज उसे स्वीकार करने में किसी प्रकार से कोई कठिनाई का अनुभव नहीं करता हो, तो ऐसी वस्तु मुद्रा कहलाने योग्य होती है। नेक्स्ट इसका गुण देखते हैं हम, मुद्रा वस्तुओं के मूल्य मापन का कार्य भी करे। किस वस्तु का कितना मूल्य होगा ये मुद्रा के रूप में मापा जा सकने योग्य होना चाहिए, तभी वो वस्तु मुद्रा कहलाने के योग्य होगी। नेक्स्ट देखिए, मुद्रा द्वारा विनिमय का माध्यम, मूल्य मापन का साधन, ऋणों का भुगतान तथा मूल्य संचय का कार्य किया जाना आवश्यक है। तो इस प्रकार से मुद्रा तभी होगी जब वो विनिमय के माध्यम के रूप में कार्य करे, मूल्य मापन के साधन के रूप में कार्य करे और ऋणों के भुगतान के साथ साथ मूल्य संचय का कार्य भी यदि करती है तो ऐसी वस्तु मुद्रा कहलाएगी। तो एक मुद्रा कहलाने के लिए उसमें इन सभी गुणों का होना आवश्यक है। नेक्स्ट यहाँ से देखिए, यहाँ तक हमने अर्थ और परिभाषा देखी है, तो आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि मुद्रा क्या होती है, किस प्रकार से उसमें किन गुणों का होना आवश्यक है ताकि वो वस्तु मुद्रा कहलाए। नेक्स्ट हम देखते हैं निकट मुद्रा, नियर मनी। निकट मुद्रा क्या होती है? देखिए, जब मुद्रा के बारे में हम पढ़ चुके हैं और दूसरी बात आती है नियर मनी, तो पहले इसके बारे में पढ़ लेते हैं हम। ऐसी तरल परिसंपत्तियाँ जो मुद्रा ना होते हुए भी मुद्रा के बहुत समीप होती है, इन्हें मुद्रा के रूप में सामान्य स्वीकृति तो प्राप्त नहीं होती, परंतु इन्हें शीघ्र ही मुद्रा में बदला जा सकता है। यानी कि यहाँ तक हम बात करते हैं पहले, ऐसी कोई भी जो लिक्विड फॉर्म में एसेट्स होते हैं, लिक्विड एसेट्स होते हैं,
जो मुद्रा तो नहीं होते लेकिन मुद्रा के समीप होते हैं, यानी कि उन्हें तुरंत मुद्रा में कन्वर्ट किया जा सकता है आसानी से। जिसे मुद्रा में हम कन्वर्ट कर सकते हैं वो सभी निकट मुद्रा कहलाती है। लेकिन इसमें सामान्य स्वीकृति का गुण नहीं होता है, लेकिन ये मुद्रा के बहुत निकट होती है। एग्जाम्पल के लिए आप समझिए कि जैसे भारत में रुपए है, रुपए आपने कहीं पे भी दिए, कोई भी उसे व्यक्ति स्वीकार करके आपको उसके बदले में वस्तु दे देगा। लेकिन इसी की जगह आप देखिए चेक, बिल, विनिमय विपत्र या हुंडियाँ हैं, तो यदि आप किसी को ये देते हैं पेमेंट में, तो ये ज़रूरी नहीं है कि हर व्यक्ति उसे स्वीकार कर ले और उसके बदले में आपको कोई वस्तु दे दे। लेकिन चेक को तुरंत आप कैश में कन्वर्ट करवा के उस कैश का आप यूज कर सकते हैं। तो ये जो चेक है जिसे तुरंत हम कैश में कन्वर्ट करवा सकते हैं वो क्या कहलाएगा? निकट मुद्रा। हाईली लिक्विड एसेट्स जिसे तुरंत हम मुद्रा में कन्वर्ट करवा सकते हैं। तो इस प्रकार से ये सारी चीज़ें क्या कहलाएगी? निकट मुद्रा। यहाँ पर देखिए निकट मुद्रा में क्या क्या सम्मिलित किया गया है? सरकारी प्रतिभूतियाँ, ट्रेजरी बिल, ऋण पत्र, बॉन्ड, विनिमय विपत्र, बैंकों में सावधि जमाएँ यानी कि फिक्स्ड डिपॉजिट। सावधि जमाओं का मतलब होता है फिक्स्ड डिपॉजिट। कंपनियों के अंश इनमें सम्मिलित किए जाते हैं, यह निकट मुद्रा कहलाते हैं। तो इस प्रकार से जितनी भी सरकारी प्रतिभूतियां हैं या ट्रेजरी बिल है या ऋण पत्र, बॉन्ड, विनिमय विपत्र या बैंकों में जो एफडीज होती हैं, फिक्स डिपॉजिट की जाती हैं, या जितने भी शेयर्स वगैरह होते हैं कंपनी के, इनको किस में सम्मिलित किया जाता है? नियर मनी में, निकट मुद्रा में, जिन्हें आसानी से मुद्रा में कन्वर्ट करवा के उसका उपयोग किया जा सकता है। तो इस प्रकार से हमने देखा निकट मुद्रा क्या होती है। आज का लिए हम यही टॉपिक कंप्लीट करते हैं, यहीं तक कवर करते हैं। अगले वीडियो में हम देखेंगे मुद्रा के कार्य क्या क्या हैं, मुद्रा किस कार्य के लिए मुद्रा का आविष्कार हुआ है। इसी के साथ आप ध्यान दीजिए कोरोना वायरस में हमें क्या करने की आवश्यकता है। समय समय पर अपने हैंड वॉश कीजिए, मास्क पहनिए, हमेशा वियर कीजिए मास्क, कहीं पे भी निकलें आप मास्क पहन के निकलें। डिस्टेंस मेंटेन रखिए, डिस्टेंस बनाए रखिए, सोशल अवेयरनेस कीजिए, इन बातों का आप भी ध्यान रखिए। अपने परिवार को, अपने आसपास के लोगों को इन बातों से अवगत कराइए। इसी के साथ आज का ये टॉपिक कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच।